ऐसे कौन से दो सेक्टर्स हैं जहां पे आप अभी भी बुलिश हैं, और कौन से ऐसे दो सेक्टर्स आप समझते हैं कि आपको वैल्यूएशन कंफर्ट इन लेवल्स पे नहीं दिखाई देता है? तो मैं ये कहूंगा कि वैल्यूएशन तो जनरली अभी सारे ही सेक्टर में बढ़ चुके हैं। हमको पिछले 1-2 साल में हेल्थ केयर सेक्टर्स अच्छा लग रहा था क्योंकि वैल्यूएशंस वहाँ पे फिर भी कम थे। अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है हेल्थ केयर पे। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी। एक 12 से 15% के आसपास की ग्रोथ बनी रहेगी। और लॉन्ग टर्म आउटलुक ये सेक्टर का अच्छा है, तो मुझे लगता है कि एक तो ये सेक्टर देखना चाहिए। दूसरा, मेरे हिसाब से जो दो सेक्टर में और बोलूँगा जो मुझे रिकवरी के हिसाब से ठीक लग रहे हैं। एक तो इंडिया कंज्यूमर कैटेगरी जो है वो थोड़ी सी सबड्यूड रही है पिछले 1-2 सालों में। इसके कई कारण हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रूरल स्ट्रेस एक बड़ा कारण था। वो हो सकता है इस मानसून के बाद, इस बार की फसल के बाद और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे तो आई थिंक वहाँ पे वो कैटेगरी ठीक हो सकती है। उसके रिलेटेड जो सेगमेंट्स होंगे कंज्यूमर, वो देखने चाहिए। और एक आईटी सेक्टर है जो जहाँ पे जैसे ग्लोबल माहौल अगर इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है। तो और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, बहुत चीप नहीं है बट ठीक ठाक हैं। तो आई थिंक ये तीन सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि देख सकते हैं। और जहाँ पे वैल्यूएशन में स्कोप नहीं है, आई थिंक डेफिनेटली ये इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, पावर रिलेटेड कंपनीज हैं, यूटिलिटीज हैं। ये सब कैटेगरीज ऐसी है जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप है। वहाँ पे रूम फर्दर उसमें आगे इम्प्रूव होने के थोड़े कम चांसेस हैं वैल्यूएशंस वाइज। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना चाहेंगे आपसे वो है स्मॉल और मिड कैप में जिस तरीके की तूफानी तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2 से 3 साल में, आप देखिए एक तरफा चाल दिखाई है इंडेक्स फ्रंट पे, और कई सारे मल्टी बैगर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बढ़ चढ़ के इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पर हम ये भी जानते हैं विनीत जी कि आपकी किस तरीके की स्ट्रॉन्ग पकड़ है इस पूरे सेगमेंट पे। तो क्या अभी भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस के मौके हैं विनीत जी, या फिर इन्वेस्टर्स को इन स्तरों पे थोड़ा सा सतर्क होने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर लार्ज कैप स्पेस में नजर बनाए, क्या वहां पे मौके ढूंढे? तो मैं इसको दो तरीके से इसका जवाब दूंगा। पहला तो ये है कि भारत में एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी ब्रॉड बेस्ड हुई है। कई सेक्टर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं इकोनॉमिक रिकवरी के कारण। तो जैसे हमने 2010 से 2018 तक देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेगमेंट्स थे वो काफ़ी ग्रोथ उनमें नहीं देखी गई थी। रियल एस्टेट जो बहुत ही बड़ा सेक्टर है उसमें भी हमने कोई बहुत अच्छी ग्रोथ देखी नहीं थी। कंज्यूमर्स ठीक ठाक चल रहा था। बट 2020 के बाद हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। और जब हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े सेगमेंट जैसे पावर हुआ, डिफेंस हुआ, रेलवे हुआ। तो ये सब जब सेगमेंट चलना चालू करते हैं तो इनके साथ काफ़ी इनका बेनिफिट मिड साइज्ड कंपनी, छोटी कंपनीज में आता है। रियल एस्टेट भी एक ऐसा सेक्टर है जिसका बेनिफिट कई सारे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में, टाइल हुए, वुड कैटेगरी हुई, और भी कई कैटेगरीज हैं उनमें देखा जा सकता है। तो ये एक काफी ब्रॉड बेस्ड जो है बेनिफिट देखने को मिला है। और अब जब हम रूरल रिकवरी की एक्सपेक्टेशन बनाए रखे हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि रूरल से रिलेटेड कई सारे सेगमेंट हैं जो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज में ही आते हैं, जैसे एग्रोकेमिकल बिजनेस हुए, फर्टिलाइजर बिजनेस हुए। ये सब बिजनेसेस लार्ज कैप में है ही नहीं। तो आई थिंक निवेशकों को जहाँ पे ये भारत की जो ये ग्रोथ होने वाली है और उसको उसका बेनिफिट लेना, तो ये सब सेगमेंट्स में आने के बेनिफिट लेने के लिए इनको स्मॉल और मिड कैप के जरिए ही ये सब बेनिफिट ले पाएंगे। और ये सब